नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है विवेक वाणी। दोस्तों, कभी सोचा है ये ब्रह्मांड आखिर आया कहाँ से? समय की शुरुआत कब हुई? ब्लैक होल्स क्या सच में सब कुछ निकल जाते हैं? स्टीफन हॉकिंग की दुनिया की सबसे मशहूर किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरे साइंस को एक नए नज़रिए से समझाया है, सिंपल तरीके से लेकिन माइंड ब्लोइंग थ्योरीज के साथ। आज के इस ऑडियो में हम इस महान किताब की सफ़र को शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसे सफ़र पर जो आपको टाइम, स्पेस, रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी से मिलाएगा, वो भी एकदम आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों, एंड तक जरूर सुने क्योंकि ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक सोच की क्रांति है। और हाँ, अगर आपको डीप नॉलेज, मोटिवेशन और ऐसे ही पावरफुल बुक्स का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस किताब का उद्देश्य, दोस्तों, इस किताब का उद्देश्य स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि इस किताब के शुरुआत में एक सिंपल बात बोलते हैं, साइंस सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं। उनका मकसद है मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को इतना आसान बनाना कि एक आम आदमी भी स्पेस, टाइम और यूनिवर्स जैसे टॉपिक्स को समझ सके। वो कुछ बड़े सवालों को उठाते हैं, वो हम चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यूनिवर्स की तस्वीर, एक सफ़र सोच का। आज हम जिस दुनिया में जीते हैं उसके बारे में हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, पर कभी सोचा है इंसान ने यूनिवर्स के बारे में क्या सोचा था हजारों साल पहले? पुराने समय के लोगों की सोच कुछ ऐसी थी। जमीन उन्हें एक फ्लैट सरफेस लगती थी, जैसे एक थाली, और उनका मानना था कि पूरा यूनिवर्स, तारे, ग्रह, सब कुछ जमीन के अराउंड घूमता है। उनके लिए रात को चमकते तारे बस एक सजावट थे, कुछ डिवाइन या देवताओं का निशान। ये सोच कभी ना कभी सभ्यताओं में, हर सभ्यताओं में रही, जैसे इजिप्शियन, बेबीलोनियन और पुराने भारत में भी। लोगों ने अपने आसपास देखा और एक सिंपल थ्योरी बनाई कि हम यूनिवर्स के सेंटर में हैं। यही उनका ट्रुथ था। लेकिन सच वही होता है जो दिखाई दे। वक्त के साथ कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या वाकई ऐसा है? और वहीं से शुरुआत होती है साइंटिफिक थिंकिंग की। पहले हम देखेंगे कोपरनिकस का क्रांति। 16 सेंचुरी में एक आदमी आया, निकोलस कोपरनिकस। उसने कहा, जमीन सेंटर में नहीं है, सूरज सेंटर में है और जमीन उसके अराउंड घूमती है। ये आइडिया उस समय के धरोहर और धार्मिक विचारों के खिलाफ था। लोग हिले, उन्हें लगा ये पाप है, गलत है, बेकार है। पर कोपरनिकस ने एक नई सोच का बीज बो दिया था। उसके बाद आए गैलीलियो गैलीलाई, जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप बनाया। जब उन्होंने टेलीस्कोप से आसमान में देखा तो उन्हें दिखा जुपिटर्स के मून, चांद के गड्ढे और तारे जो आंखों से नहीं दिखते। उन्होंने प्रूफ किया कि कोपरनिकस सही था, पर इसके लिए उन्हें चर्च के विरोध का सामना करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनका सच रुक नहीं सकता था। गैलीलियो ने दुनिया को दिखाया कि जो हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि सही हो, उससे देखा भी जा सकता है। फिर उसके बाद आए आइजैक न्यूटन। आज तक हम समझ चुके थे कि जमीन सूरज के अराउंड घूमती है, लेकिन क्यों घूमती है, कैसे घूमती है? ये सवाल का जवाब दिया सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने कहा, हर चीज एक दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। एक छोटे से एप्पल से गिरती हुई घटना ने पूरी यूनिवर्स के मोशन का सीक्रेट खोल दिया। न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूफ किया कि ग्रह, तारे और जमीन सभी प्रेडिक्टेबल तरीकों से मूव करते हैं, रूल्स के अंडर। उनका काम मॉडर्न फिजिक्स का बेस बन गया। अब थोड़ा साइंस का सफर देखते हैं, अंधविश्वास से सच तक। ये चैप्टर एक याद दिलाता है कि कैसे हमें अपनी सोच बदली, कैसे हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स से सिर्फ एक प्लेनेट बन गए। ये सिर्फ नॉलेज का सफर नहीं, ईगो से लिबरेशन का सफर था। स्टीफन हॉकिंग चाहते हैं कि हम समझें हमारे आसपास जो कुछ है
उसी की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, और उसे समझाना किसी एक क्लास या साइंटिस्ट का काम नहीं, सबका हक है। दोस्तों, अब चैप्टर 1 का कुछ हम सार समझ लेते हैं कि चैप्टर 1 हमें क्या बताया। तो हमने यूनिवर्स को फ्लैट और स्टैटिस्टिक माना। फिर नए लोग आए, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। उन्होंने दिखाया कि यूनिवर्स चेंज होता है, मूव करता है और गवर्न है लॉ से, और ये लॉ हम सब समझ सकते हैं अगर हम पूछना ना छोड़ें। आप भी सोचिए, आज के ज़माने में जब सब कुछ गूगल पे है, क्या हम सच में यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या हम बस मान लेते हैं जो दिख रहा है? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, सबसे बड़ा गुण है क्यूरियोसिटी, सवाल पूछना बंद मत करो। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ, जिसका टॉपिक है स्पेस और टाइम। दोस्तों, इमेजिन करो तुम एक रॉकेट में हो, स्पीड इतनी तेज है कि वक्त धीरे चलने लगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे स्पेस और टाइम का असली संबंध क्या है, ग्रेविटी का सच क्या है, और कैसे वक्त खुद बेंड हो सकता है, रुक भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए थॉट और एक्सपेरिमेंट के साथ। आइंस्टीन ने क्या बदला? न्यूटन ने कहा था ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा रुको, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, ये तो स्पेस और टाइम का झुकना है। अब आप सोचेंगे ये स्पेस टाइम क्या होता है? स्पेस टाइम एक अखंड कपड़ा है। जैसे आइंस्टीन ने कहा स्पेस और टाइम अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों मिलके एक 4 डायमेंशियल फैब्रिक बनाते हैं जिसका नाम है स्पेस टाइम। सोचिए, एक बड़ी सी रबर की सीट जिसके ऊपर अगर आप एक हैवी बॉल रख दो तो वो सीट धंस जाएगी। अब अगर छोटी बॉल उसके पास से गुजरेगी तो उसके अराउंड घूम जाएगी, जैसे ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है। बस इसी तरह तारे, ग्रह, प्लैनेट सब जब इस स्पेस टाइम फैब्रिक पे होते हैं तो उसे बेंड करते हैं। अगर वही बेंड ही ग्रेविटी का इल्यूजन क्रिएट करता है। दोस्तों, ग्रेविटी इज नॉट अ पुलिंग फोर्स, इट इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ मूविंग थ्रू कर्व्ड स्पेस टाइम। एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे सूरज और धरती। सोचिए, सन एक भारी सा बॉल है और अर्थ एक छोटी सी बॉल जो उसके इर्द गिर्द उस बेंड में घूम रही है। जमीन किसी रस्सी से नहीं बंधी है, वो बस स्पेस और टाइम के कर्व में अपने आप चक्कर काट रही है। दोस्तों, आइंस्टीन कहते हैं जहां मास ज्यादा होता है, जहां वजन ज्यादा होता है, वहां स्पेस या टाइम ज्यादा झुकता है। तो ब्लैक होल्स, स्टार, प्लैनेट सब ये कर्वेचर बनाते हैं। टाइम डायलेशन, जब वक्त धीरे हो जाता है। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग आइडिया की, वक्त हर जगह एक जैसा नहीं चलता। आइंस्टीन ने बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब चल रहा हो तो उसके लिए वक्त स्लो हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। सोचिए, आप और आपका दोस्त एक जैसे घड़ी लेके निकलते हैं, लेकिन आपका दोस्त एक रॉकेट में बैठ के स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच जाता है। जब वो वापस आएगा उसके लिए 1 घंटा गुजरा होगा, लेकिन जमीन पर शायद 10 साल बीत चुके होंगे। ऐसे ही रियल एक्सपेरिमेंट में एस्ट्रोनॉट्स के क्लॉक में माइक्रो सेकंड का डिफरेंस आता है। अब आपको लग रहा होगा ये टाइम डायलेशन इतना मैटर क्यों करता है? तो दोस्तों, ये कोई थ्योरी भर नहीं है। हमारे जीपीएस सैटेलाइट में ये करेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि वो अर्थ के ऊपर हाई स्पीड पे ऑर्बिट करते हैं और उनका वक्त थोड़ा स्लो चलता है। अगर हम आइंस्टीन के इक्वेशंस अप्लाई ना करें तो जीपीएस सिग्नल्स एक्यूरेट ही नहीं रहेंगे। साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर यह तो सिर्फ साइंटिफिक रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों, स्पेस और टाइम एक साथ बदलते हैं। स्टीफन हॉकिंग यहां बताते हैं कि स्पेस और टाइम एक जैसी चीजें हैं। दोनों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जुड़े हुए हैं। अगर आप एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाते हो
तो सिर्फ उसका पोजीशन नहीं, उसका वक्त भी बदल जाता है। टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से इनसेपरेबली लिंक्ड है। इसी वजह से जब हम बात करते हैं किसी की लोकेशन की, हमें ये बताना पड़ता है वो कहाँ था और कब था। चलिए कुछ मैं आपको बोनस में बता देता हूँ ब्लैक होल और स्पेस टाइम। दोस्तों, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी ने ही हमें समझाया कि ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां स्पेस टाइम इतना झुक जाता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, ये एक मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि स्पेस और टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है जिसे मास और एनर्जी बेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने चैप्टर 2 में समझा क्या, एक समरी देख लेते हैं। कि पहला कि स्पेस और टाइम एक सिंगल एंटिटी है। स्पेस टाइम बड़ी ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्स इस फैब्रिक को बेंड करते हैं और वही ग्रेविटी बनाते हैं। टाइम डायलेशन रियल है। हाई स्पीड या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में वक्त स्लो होता है। हॉकिंग और आइंस्टीन ने हमें दिखाया कि हम एक डायनेमिक बेंडिंग यूनिवर्स में जी रहे हैं, ना कि एक सिंपल रिजिड दुनिया में। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर वक्त स्लो हो सकता है तो क्या हम एक दिन वक्त के पार जा सकते हैं? क्या फ्यूचर में ट्रेवल हो सकता है? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन अगर रिलेटिविटी सच है तो शायद फ्यूचर इतना दूर नहीं है। आपका क्या विचार है? क्या आप स्पेस और टाइम के इस डांस को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों 3 की तरफ आ चुके हैं, जिसका टॉपिक है द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, एक बहता हुआ ब्रह्मांड। सोचिए आप आसमान की तरफ देखें और हर गैलेक्सी, हर सितारा आपसे दूर जा रहा हो। क्या यूनिवर्स हमेशा से ऐसा था? क्या ये कभी रुक गया था या फिर कभी छोटा था? आज के चैप्टर में हम समझेंगे एडविन हबल की शॉकिंग डिस्कवरी या बिग बैंग थ्योरी का सच और वो सबूत जो बताता है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। चलिए चलते हैं विश्व की सबसे बड़े राज की तरफ। एक वक्त था जब सबको लगता था कि यूनिवर्स एक स्टैटिक, अमर और हमेशा से वैसे ही था जैसा अब है। ना वो बदलता है, ना ही छोटा या बड़ा होता है। लेकिन फिर आए एडविन हबल, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने 1929 में एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया। हबल का टेलीस्कोप और रेड शिफ्ट का राज। दोस्तों, हबल ने पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए दूर दराज की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूरी ज्यादा उतनी तेजी से दूर जा रही हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं रेड शिफ्ट। जैसे कोई एम्बुलेंस दूर जा रही हो तो उसकी आवाज हल्की होती जाती है। ये रेड शिफ्ट दिखाता है कि गैलेक्सीज की लाइट स्ट्रेच हो रही है। इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। एक बड़ा सवाल, अगर सब कुछ दूर जा रहा है तो कभी सब पास भी था? यस, अगर आज सब कुछ फैल रहा है तो इसका मतलब पास्ट में सब कुछ एक ही पॉइंट में कंडेंस्ड था। इसी से पैदा होती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, सब कुछ एक बिंदु से शुरू हुआ। दोस्तों, 13.8 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक इन्फिनिटी, छोटा, गर्म और डेंस पॉइंट था। न टाइम था न स्पेस, और फिर एकदम से हुआ बिग बैंग। एक धमाका नहीं बल्कि एक सडन एक्सपेंशन जिसमें स्पेस और टाइम पैदा हुए। यानी ये यूनिवर्स किसी जगह में नहीं हुआ बल्कि उसके साथ जगह भी पैदा हुई। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं टाइम और स्पेस ने भी उस दिन जन्म लिया था जब यूनिवर्स ने लिया था। बिग बैंग का सबूत, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। आप सोच रहे होंगे कोई प्रूफ है क्या इस बात का? हाँ, और वो प्रूफ है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। 1950s में साइंटिस्ट ने स्पेस में एक हल्का सा रेडियो सिग्नल पकड़ा जो हर डायरेक्शन से आ रहा था,
जैसे कोई पुरानी हीट लेफ्ट ओवर हो। ये वही हीट है जो बिग बैंग के तुरंत बाद रिलीज हुई थी और आज भी बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी वो माइक्रोवेव रेडिएशन के फॉर्म में हमारे आसपास है। जैसे एक ओल्ड फायर की हल्की सी गर्मी अब भी यूनिवर्स में बची हो। ये रेडिएशन सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ है बिग बैंग का। गैलेक्सीज अभी तक क्यों दूर जा रही हैं? दोस्तों, जितनी दूर गैलेक्सी होती है उतनी तेजी से वो हमसे दूर जा रही होती है। ये बताता है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन रुक नहीं रहा बल्कि अब भी एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन कौन सी एनर्जी है जो इस एक्सपेंशन को फ्यूल कर रही है? या उसमें आप कहते हैं ना कि आग जलती है, उसमें पेट्रोल डाल दो तो और तेज आग जलती है। वैसे ही कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इस एक्सपेंशन को फ्यूल कर रही है? तो उससे कहते हैं डार्क एनर्जी, जिसके बारे में आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो स्टीफन हॉकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा जान लेते हैं। हॉकिंग कहते हैं यूनिवर्स कोई परमानेंट और स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक डायनेमिक, चेंजिंग, इवॉल्विंग एंटिटी है जो वक्त के साथ बदलता जा रहा है। उनके लिए साइंस सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं बल्कि एक कोशिश थी समझने की, हम कहाँ से आए, ये सब क्यों है और क्या इसका कोई एंड भी है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा हम चैप्टर 3 का सार जान लेते हैं या थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। तो पहली है कि एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। दूसरा, इससे बिग बैंग थ्योरी का जन्म हुआ है। यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले एक बिंदु से शुरू हुआ है। एक सबूत है कि यूनिवर्स कभी बहुत गर्म और कंडेंस था। CMB जिसको बोलते हैं। गैलेक्सीज आज भी दूर जा रही है, इसका मतलब एक्सपेंशन जारी है। यूनिवर्स एक जीवंत डायनेमिक सिस्टम है जो वक्त के साथ बदल रहा है। अब चैप्टर 3 में सोचने वाली बात यह है कि अगर यूनिवर्स का एक बिगिनिंग था तो क्या एक एंड भी होगा? क्या वो कभी फिर से कोलैप्स करेगा या फिर हमेशा बढ़ता ही रहेगा? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं साइंस सिर्फ जवाब नहीं देता, वो नए सवाल पैदा करता है और यही है असली क्यूरियोसिटी की रोशनी। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो समझ में आया और आप चाहते हैं कि हम और गहराई में जाएं, तो ऑडियो को थोड़ा लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको बिग बैंग थ्योरी का कौन सा पार्ट सबसे फैसिनेटिंग लगा। अगला चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो जाइएगा कहीं नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर 4 में आते हैं जिसका टॉपिक है अनिश्चितता का सिद्धांत या द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोस्तों, क्या हम ब्रह्मांड के हर राज को बिल्कुल सटीक तरीके से जान सकते हैं? कभी साइंस का यही सपना था कि हम सब कुछ जान सकते हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर कण, सबका व्यवहार अगर हमें पता हो तो हम भविष्य भी बता सकते हैं। लेकिन फिर आया एक बहुत ही बड़ा झटका। छोटी दुनिया, बड़ा रहस्य, क्वांटम की दुनिया। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि जब वैज्ञानिकों ने बहुत ही छोटे कणों को यानी परमाणु और उनके अंदर की दुनिया को देखा तो वहां के नियम बड़े आकार की चीजों से बिल्कुल अलग निकले। यहाँ सब कुछ एक अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी में डूबा हुआ था। जैसे हिजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सन 1927 या कहें आप 1927 में एक वैज्ञानिक हुए, हिजेनबर्ग। उन्होंने कहा आप किसी कण की सही जगह और सही गति को एक साथ कभी नहीं जान सकते। अगर आप उसकी जगह या पोजीशन बहुत सटीक जानना चाहो तो उसकी गति या कहिए स्पीड के बारे में गलतफहमी होगी, और अगर स्पीड को ठीक ठाक मापना चाहो तो जगह की जानकारी गड़बड़ हो जाएगी। ये कोई मापने की गलती नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं शायद ये हमारी मशीनों की कमजोरी है, लेकिन नहीं। स्टीफन हॉकिंग साफ कहते हैं ये कोई गलती नहीं बल्कि कुदरत का नियम है। ब्रह्मांड का मूल स्वभाव ही अनिश्चित है। इलेक्ट्रॉन जो कहीं भी हो सकता है। हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाम का कण परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, पर क्वांटम नियम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर नहीं रहता। वो तो एक धुंध की तरह होता है जो कभी कहीं भी हो सकता है। सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है कि वो वहां मिलेगा। यानी
कण अब एक निश्चित बिंदु नहीं है बल्कि एक संभावना है। सब कुछ संभावना पर चल रहा है। पुरानी भौतिकी कहती है कि अगर आपको कोई चीज अभी की स्थिति पता है तो उसका भविष्य आप बता सकते हो, लेकिन स्टीफन हॉकिंग बताते हैं क्वांटम दुनिया में सब कुछ संभावना पर चलता है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं इस बात की इतनी प्रतिशत संभावना है कि यह घटना होगी, पर हम यह कभी नहीं कह सकते कि यह जरूर होगी। ब्रह्मांड का हर हिस्सा इससे जुड़ा है। आप सोच सकते हैं अरे ये तो बस छोटे कणों की बात है, बड़े संसार में इससे क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं ये अनिश्चितता सिर्फ छोटे कणों तक नहीं रुकती, बल्कि ये तो ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड की शुरुआत और भविष्य तक को प्रभावित करती है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा कि ब्रह्मांड की हर छोटी चीज एक अनिश्चितता से जीती है। हम कभी किसी कण की जगह और गति को एक साथ सटीक नहीं जान सकते। यह प्रकृति का नियम है, मशीनों की गलती नहीं है। सब कुछ एक संभावना है, निश्चितता कुछ भी नहीं। यही सिद्धांत हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड का हर कोना रहस्यों और संभावनाओं से भरा है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग इस सिद्धांत के जरिए हमें बताते हैं कि इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सकता। कई बार हम सोचते हैं अगर मुझे सब कुछ पता चल जाए तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन कुदरत कहती है हर चीज जानना जरूरी नहीं, बल्कि हर चीज को समझने की कोशिश ज्यादा कीमती है। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि हम सब एक रहस्यमय दुनिया का हिस्सा हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं अध्याय 5, जिसका टॉपिक है सबसे छोटी चीजें और प्रकृति की 4 शक्तियां। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कुछ बहुत ही छोटे और अदृश्य कणों से हुई है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। पहला, सबसे छोटे कण जिनसे सब कुछ बना है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा था हर चीज एटम से बनी है, और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन स्टीफन हॉकिंग आगे ले जाते हैं और बताते हैं कि ये भी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? तो इनका अंदर होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क वो सूक्ष्म कण जो मिलकर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये खुद एक मूलभूत कण या कहें एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, यानी इसके अंदर कुछ और नहीं होता। तो अब आप समझिए, हम सबकी हड्डियां, मांस, हवा, पानी, सब कुछ इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जैसे कणों से बना है। 4 शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि इन कणों को चलाने वाली, बांधने वाली और तोड़ने वाली 4 मुख्य शक्तियां या फोर्सेस होती हैं। आइए उन्हें सरलता से समझते हैं। तो पहली होती है गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। ये वो शक्ति है जो सभी सारी चीजों को एक दूसरे की ओर खींचती है। पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम जमीन पर टिके हैं। चांद को जमीन के चारों ओर घुमाने वाली शक्ति भी यही है। सूरज, ग्रह, तारे सब इसी शक्ति से जुड़े हैं। लेकिन ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर शक्ति है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक होता है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय शक्ति या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये शक्ति उन कणों पर असर डालती है जो चार्ज, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश रखते हैं। बिजली, चुंबक, रोशनी सब इसी के कारण होते हैं। जब आप किसी चीज को छूते हैं, महसूस करते हैं, तो ये भी इसी शक्ति का असर है। ये शक्ति परमाणुओं को एक साथ जोड़ने का काम भी करती है। तीसरी है मजबूत नाभिकीय शक्ति या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे शक्तिशाली बल है। ये परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में बांध कर रखती है। अगर ये शक्ति ना हो तो परमाणु ही बिखर जाएं, पर इसका असर बहुत छोटे क्षेत्र में ही होता है, सिर्फ नाभिक के अंदर, माने न्यूक्लियर के अंदर। कमजोर नाभिकीय शक्ति। चौथा, ये सुनने में कमजोर लगती है, पर इसका काम बहुत जरूरी है। ये परमाणु के अंदर के कणों को रेडियो एक्टिव डिके के जरिए बदलती है। यानी जब एक कण टूटता है और कुछ ऊर्जा छोड़ता है, वो इसी शक्ति से होता है।
सूरज की रोशनी और ऊर्जा का स्रोत भी इसी शक्ति का कमाल है। ये चारों शक्तियाँ कैसे ब्रह्मांड को बनाती है? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ये चारों शक्तियाँ मिलकर ही पूरा ब्रह्मांड चलाती है। ग्रह क्यों घूमते हैं? तो आंसर है गुरुत्वाकर्षण के कारण। रोशनी कैसे आती है? तो आंसर है विद्युत चुंबकीय शक्ति के कारण। परमाणु किससे टिके रहते हैं? तो आंसर है मजबूत नाभिकीय शक्ति के कारण। और सूरज कैसे जलता है? तो उसका उत्तर होगा कमजोर नाभिकीय शक्ति के कारण। यानी हर चीज जो हमें दिखती है या महसूस होती है वो इन्हीं चार शक्तियों की देन है। तो स्टीफन हॉकिंग ये भी कहते हैं कि अगर हम इन सबसे छोटी इकाइयों और इन चार शक्तियों को पूरी तरह समझ जाएं तो हम पूरे ब्रह्मांड का मूल नियम जान सकते हैं। यही है उनका सपना, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसी थ्योरी जो सब कुछ समझा सके। इस अध्याय में हमने सीखा क्या दोस्तों? कि सब कुछ बना है एक छोटे छोटे कणों से, इलेक्ट्रॉन और क्वार्क। चार शक्तियां हैं जो हर चीज को चलाती हैं। पहली है गुरुत्वाकर्षण, दूसरी है विद्युत चुंबकीय शक्ति, तीसरी है मजबूत नाभिकीय शक्ति और चौथी है कमजोर नाभिकीय शक्ति। यही शक्तियां ब्रह्मांड की संरचना और व्यवहार तय करती हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हम खुद ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग हमें सिखाते हैं कि हम कितने भी छोटे हों, हमारी सोच, हमारा जिज्ञासा मन पूरे ब्रह्मांड को समझने की ताकत रखता है। छोटे कणों से बना ये बड़ा संसार एक सुंदर, रहस्यमय और विज्ञान से भरी कविता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में लिखें आप कौन सी शक्ति को सबसे रहस्यमयी मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 6, ब्लैक होल, अंधेरे के बीच छिपे रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर वो कौन सी जगह है जहां रोशनी भी नहीं लौटती, जहां वक्त रुक सा जाता है और हर चीज, यहां तक कि पदार्थ और प्रकाश, सब कुछ निगल लिया जाता है? स्टीफन हॉकिंग हमें एक रहस्यमयी और डरावने विषय के बारे में बताते हैं जिसका नाम है ब्लैक होल। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि ब्लैक होल होता क्या है। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं जब कोई बहुत ही भारी तारा या मैसिव स्टार अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है तो वो सिकुड़ते सिकुड़ते इतना भारी बन जाता है कि वो बन जाता है एक ब्लैक होल, यानी एक ऐसा बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज हो जाता है कि कोई चीज, यहां तक कि रोशनी भी उससे बाहर नहीं आ सकती। तो दोस्तों, क्यों रोशनी भी नहीं लौट पाती? तो सोचिए, अगर कोई चीज आपको खींच रही हो इतनी तेजी से कि आपकी आवाज, आपकी रफ्तार, आपकी रोशनी भी बाहर न जा पाए, वही होता है ब्लैक होल में। स्टीफन हॉकिंग इसे समझाते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि प्रकाश की गति, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, उससे भी बाहर नहीं निकल सकती और इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। इसलिए उसका नाम है ब्लैक होल। इवेंट हॉराइजन, जो बिंदु जहां से वापसी नहीं। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत जरूरी शब्द बताते हैं, इवेंट हॉरिजॉन। ये ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा, बाउंड्री होती है। इस बिंदु के अंदर जाने का मतलब है अब वापसी करना नामुमकिन है। कोई वस्तु, रोशनी, यहाँ तक कि सूचना भी इस सीमा के पार जाकर बाहर नहीं आ सकती। इसे आप नो रिटर्न पॉइंट भी कह पाते हैं। ब्लैक होल कैसे बढ़ता है? तो स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि ब्लैक होल आसपास की चीजों को खींचकर बड़ा होता रहता है, जैसे पास के तारे, गैस, धूल, सब कुछ धीरे धीरे उसकी ओर खींचता है। और जैसे ही कोई चीज इवेंट हॉराइजन के अंदर आती है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है और ब्लैक होल थोड़ा और भारी हो जाता है। यानी ब्लैक होल एक लालची राक्षस की तरह है जो हर चीज को निगलता जाता है। स्टीफन हॉकिंग की एक अनोखी सोच भी इसमें समझ में आती है कि वो कहते हैं कि ब्लैक होल को सिर्फ एक अंधा गड्ढा नहीं माना, बल्कि उन्होंने बताया कि ब्लैक होल कुछ छोड़ते भी हैं, जिसे कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। आगे के चैप्टर्स में विस्तार से आएगा, तो चलिए समझते हैं।
यानी स्टीफन हॉकिंग के इस डरावनी चीज को एक रहस्यमय विज्ञान की खोज में बदल दिया। ब्लैक होल, डर या जिज्ञासा। हम अक्सर ब्लैक होल को सुनकर डर जाते हैं, पर स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ये डर नहीं, गहराई से समझने का विषय है। ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों तक ले जा सकते हैं, जैसे समय, स्थान, गुरुत्व और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस अध्याय में दोस्तों हमने सीखा क्या? तो ब्लैक होल बनता है जब कोई भारी तारा अपने ही वजन से ढह जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि रोशनी भी वापस नहीं आती। इसका इवेंट होराइजन वो सीमा है जहां से कोई नहीं लौट सकता। ब्लैक होल आसपास की चीजों को खींचकर धीरे धीरे बढ़ता है। और स्टीफन हॉकिंग ने ये भी बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह काला नहीं होता, वो भी कुछ ऊर्जा छोड़ता है, जो आगे विस्तार से आएगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि इवन इन द डार्कनेस ऑफ अ ब्लैक होल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी जहां हमें सिर्फ अंधेरा दिखे, वहां भी ज्ञान और खोज एक नई रोशनी हो सकती है। ब्लैक होल सिर्फ एक डर नहीं है, वो हमें हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ने का मौका देता है। तो दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करे तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम आते हैं अध्याय 7 में, जिसका नाम है ब्लैक होल सिर्फ निकलते नहीं, कुछ लौटाते भी हैं। स्टीफन हॉकिंग की किताब से अब हम जानेंगे कि अब तक हम ब्लैक होल को बस एक राक्षसी गड्ढा समझते थे जो सब कुछ निगल जाता है, जहां से कुछ भी वापस नहीं आता। पर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं ब्लैक होल इतने काले नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। जी हाँ, अब हम शुरुआत होती है सदी की सबसे चौंकाने वाली खोज की, हॉकिंग रेडिएशन की। हॉकिंग रेडिएशन क्या होता है? जब ब्लैक होल ऊर्जा छोड़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने पहली बार ये बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक यानी काले नहीं होते, बल्कि वो थोड़ी बहुत ऊर्जा बाहर फेंकते हैं, जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। मतलब ब्लैक होल भी किसी हद तक रोशनी और ऊर्जा छोड़ सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि ब्लैक होल सिर्फ चीज़ों को अंदर खींचते हैं, पर हॉकिंग ने साबित किया कि वो बाहर भी कुछ निकालते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी का मिलन। ये खोज इतनी बड़ी थी क्योंकि ये दो विरोधी शक्तियों को जोड़ती थी। एक तरफ था क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे कणों की दुनिया है। दूसरी तरफ थी जनरल रिलेटिविटी, आइंस्टीन की थ्योरी, जो बड़े ब्रह्मांड, गुरुत्व और ब्लैक होल की बात करती है। अब तक इन दोनों को एक साथ समझाना नामुमकिन था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के जरिए दिखाया कि इन दोनों का संबंध है। यानी ब्लैक होल विज्ञान की दो सबसे बड़ी थ्योरीज का संगम बन गया। तो दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ब्लैक होल मर सकते हैं? तो अगर ब्लैक होल ऊर्जा छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे वो अपनी ऊर्जा खो देंगे, और जब कोई चीज़ अपनी सारी ऊर्जा खो दे तो वो क्या होता है? वो खत्म हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल भी धीरे धीरे सिकुड़ सकते हैं और अंत में गायब हो सकते हैं। यानी ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं होते, उनका भी एक जीवन और मृत्यु होती है। ये सोच पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला देने वाली बात थी और पुरानी सोच को चुनौती भी। पहले ये माना जाता था कि ब्लैक होल में जो चला गया वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन हॉकिंग ने इस सोच को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल बाहर से भी बातचीत करते हैं, वो ऊर्जा छोड़ते हैं और अंत में मिट सकते हैं। यानी अब ब्लैक होल कोई सब कुछ निगलने वाला राक्षस नहीं, बल्कि एक जिंदा बदलता हुआ हिस्सा है ब्रह्मांड का। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि ये खोज इतनी ज़रूरी क्यों थी? तो इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि इससे हमें ब्लैक होल के अंदर झांकने का मौका मिला। क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को एक साथ समझने की दिशा मिली, और सबसे अहम, इससे ये साबित हुआ कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि ब्लैक होल भी नहीं। अंत में स्टीफन हॉकिंग का संदेश रहता है इस अध्याय के लिए कि एक वैज्ञानिक खोज की बात की, बल्कि एक गहरी दर्शन की बात भी कही कि इवन द डार्केस्ट ब्लैक होल कैन शाइन अ लिटिल लाइट। यानी हर अंधेरे में कुछ उजाला छुपा होता है। ब्लैक होल जो कभी केवल डर और विनाश का प्रतीक था, अब ज्ञान और संभावना का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा क्या?
दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि ब्लैक होल सिर्फ निगलते नहीं बल्कि ऊर्जा छोड़ते हैं। धीरे धीरे ब्लैक होल सिकुड़ते हैं और अंत में गायब हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी का गहरा रिश्ता है। स्टीफन हॉकिंग ने पुरानी सोच को चुनौती दी और नई खोज का रास्ता खोला। तो दोस्तों, अगर इस अध्याय ने आपको सोचने का तरीका बदल दिया है तो प्लीज़ ऑडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं कि ब्लैक होल अंधकार नहीं, ज्ञान का स्रोत बन सकता है। और चलिए धीरे से हम चलते हैं अध्याय 8 की तरफ, जिसका टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका भविष्य। तो कभी आपने सोचा है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया और ये सब कुछ कब और कैसे खत्म होगा? तो स्टीफन हॉकिंग इस अध्याय में यही सबसे बड़ी सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब ने विज्ञान और दर्शन दोनों की सोच को हिला दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग। हॉकिंग कहते हैं कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत छोटा, गर्म और घना बिंदु था। फिर अचानक हुआ एक विस्फोट, जिसे कहते हैं बिग बैंग। सिर्फ इसी विस्फोट से फैली समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा। यही वो पल था जब समय शुरू हुआ, जब ब्रह्मांड ने सांस ली। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, वो था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ब्रह्मांड हमेशा यूं ही फैलेगा या कभी फिर से सिकुड़कर खत्म हो जाएगा? तो पहला विकल्प, एटर्नल एक्सपेंशन। स्टीफन हॉकिंग ने इसकी दो संभावनाएं बताई हैं। तो पहला है एटर्नल एक्सपेंशन या अनंत विस्तार। ब्रह्मांड फैलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तारे बुझते जाएंगे, ऊर्जा खत्म होती जाएगी और एक दिन सब कुछ ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। इसे कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड धीरे धीरे थक कर सो जाएगा, एक शांत मौत। और दूसरा विकल्प है बिग क्रंच या महासंकुचन। अगर ब्रह्मांड में इतना गुरुत्वाकर्षण है कि वो खुद को खींच ले, तो एक दिन ये फैलता हुआ ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। सब तारे, आकाशगंगाएं, गैस, धूल, सब कुछ वापस एक छोटे बिंदु में समा जाएगा। जैसे शुरुआत हुई थी बिग बैंग से, वैसे ही अंत हो सकता है बिग क्रंच से। मल्टीवर्स, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? हॉकिंग यही नहीं रुके, उन्होंने एक और क्रांतिकारी सोच सामने रखी, जिसे कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। क्या ये ब्रह्मांड अकेला है? स्टीफन हॉकिंग ने कहा, संभव है कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांड और हों, जहां भिन्न भिन्न भौतिक नियम चलते हों। कुछ में समय तेज चलता हो, कुछ में गुरुत्व न हो, कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे जीवन के लिए संभव न हो। यानी हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बूंद है एक अनंत समुद्र में। तो ये बातें हमें क्या सिखाती हैं? तो स्टीफन हॉकिंग इन जटिल सिद्धांतों के जरिए हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कौन हैं, ये ब्रह्मांड क्यों बना, क्या इसका कोई मकसद है और क्या हमारी सोच इस पूरे खेल का कोई हिस्सा है। उन्होंने ये बातें सिर्फ वैज्ञानिक भाषा में नहीं बल्कि मानवता की भाषा में भी समझाई। उनका मानना था कि हम सब ब्रह्मांड को जानने की कोशिश में लगे यात्री हैं। चलिए अब इस अध्याय का हम थोड़ा सार समझ जाते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है यूनिवर्स की, वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। समय और स्थान और ऊर्जा का जन्म भी उसी से हुआ है। हमारा यूनिवर्स एटर्नल एक्सपेंशन से खत्म होगा या बिग क्रंच से सिमटेगा? मल्टीवर्स, और शायद ये ब्रह्मांड अकेला नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। तो दोस्तों, आपके लिए एक सवाल, अगर ब्रह्मांड एक दिन ठंडा हो जाएगा या फिर खुद में ही समा जाएगा, तो हमारे जीवन क्या मायने रखता है? तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर क्यूरियस एंड कीप आस्किंग क्वेश्चन देयर इज अ होप। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि भविष्य में ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होना चाहिए। तो अब हम पहुंचते हैं अध्याय 9, समय का एक तरफा बहाव, द एरो ऑफ टाइम।
सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमेशा आगे का ही सोचते हैं, आज क्या करना है, कल क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय हमेशा एक ही दिशा में क्यों चलता है, पीछे क्यों नहीं जा सकता? यही सवाल स्टीफन हॉकिंग ने इस अध्याय में उठाया है और इसका जवाब ढूंढा है एक बेहद दिलचस्प एंट्रोपी से। एंट्रोपी मतलब बिखराव का नियम। मान लीजिए एक कमरा है, बिल्कुल साफ सुथरा। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो धीरे धीरे उसमें धूल जम जाएगी और चीज़ें इधर उधर हो जाएगी। लेकिन क्या वो अपने आप फिर से साफ हो सकता है? तो आंसर होगा नहीं। यही है एंट्रोपी, यानी किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था बढ़ती है, डिसऑर्डर बढ़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है वैसे वैसे समय आगे बढ़ता है। मतलब समय को एक एरो है जो सिर्फ आगे की ओर ही चलता है। हमेशा आगे ही क्यों चलता है समय, ये भी सवाल है। तो अब सवाल ये है कि क्या समय पीछे नहीं जा सकता? सिद्धांतों के अनुसार कई फिजिक्स लॉ तो समय को उल्टा भी मानते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी यादें हम सिर्फ भविष्य की ओर काम करती है। हमें कल की याद है, पर कल को हम दोबारा जी नहीं सकते। जैसा एक अंडा टूटता है वो फिर से अंडा नहीं बन सकता। यही है समय का एरो। बिग बैंग और समय की शुरुआत। हॉकिंग बताते हैं कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, यानी बिग बैंग हुआ, उस वक्त सब कुछ एकदम ऑर्डर्ड था, बहुत कम एंट्रोपी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, एंट्रोपी बढ़ती गई और इसलिए समय आगे बढ़ता गया। मतलब समय का एरो और ब्रह्मांड का फैलाव आपस में जुड़े हुए हैं। क्या समय कभी उल्टा चल सकता है? अब ये दिलचस्प सवाल है। क्या कभी उल्टा समय चल सकता है? तो स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी का नियम ऐसा है कि डिसऑर्डर हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम जो भी अनुभव करते हैं, सुख दुख, यादें, बदलाव, सब समय के साथ जुड़ी होती हैं। हम हमेशा भविष्य की ओर चलते हैं, अतीत को सिर्फ याद कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का यही संदेश है कि समय का बहाव ही जिंदगी का मतलब है। अगर समय रुक जाए या उल्टा चलने लगे तो हम ना सोच पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना जिंदा रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने या सूरज को ढलते देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ वक्त नहीं है जो जा रहा है, वो हमारी एंट्रोपी का पढ़ना है, हमारा यात्रा है, जीवन की कहानी है जो सिर्फ आगे ही जा सकती है। और यही समय का तीर है, द एरो ऑफ टाइम। तो दोस्तों, अब हम धीरे से अध्याय 10 में चले जाते हैं, जिसका नाम है वार्म होल्स और टाइम ट्रैवल का रहस्य। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अतीत में जा सकें या पास्ट में जा सकें या फ्यूचर में जा सकें, तो अगर ऐसा हो पाए तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, इतिहास भी, किस्मत भी। स्टीफन हॉकिंग इसी रोमांचक विचार को इस अध्याय में लेते हैं, वार्म होल्स और टाइम ट्रैवल। वार्म होल, अंतरिक्ष और समय की सुरंग। सबसे पहले समझते हैं वार्म होल होता क्या है। सोचिए, आप एक कागज लें और उस पर दो बिंदु बनाएं, ए और बी। अब उस कागज को मोड़ दें और ए और बी को एक दूसरे से मिला दें। बस, वार्म होल एक ऐसा शॉर्टकट है जो ब्रह्मांड को दो दूर दराज के हिस्सों को जोड़ता है, यानी स्पेस और टाइम का रास्ता छोटा कर देता है। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि वार्म होल्स थ्योरेटिकली संभव है, यानी विज्ञान के नियमों के अनुसार ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन टाइम ट्रैवल, अब सवाल ये है कि क्या हम वार्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो अगर एक सिरा अब में हो और दूसरा सिरा भविष्य या अतीत में हो, तो क्या हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं? सिद्धांतिक रूप से तो हाँ है, लेकिन असलियत में बहुत सारी मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी समस्या कि वार्म होल टिकते नहीं। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि वार्म होल इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो एक सेकंड में कोलैप्स हो सकते हैं। मतलब जैसे ही आप इसमें जाने की कोशिश करें, वो बंद हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते ज़रूर हैं कि निगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर से हम इन्हें खोल सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तरीका इंसानों ने खोजा नहीं है।
अब सोचिए, अगर आप टाइम ट्रेवल करके अतीत में चले जाएं और अपने ही जन्म को रोक दें, तो क्या आप कभी पैदा ही नहीं होंगे? या आप किसी ऐतिहासिक घटना को बदल दें, तो फिर जो आज है वो कैसा होगा? यही कहलाता है टाइम पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ऐसे सवाल टाइम ट्रेवल को बहुत जटिल बना देते हैं, और यही कारण है कि ये सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित है। क्वांटम फिजिक्स की पॉसिबिलिटी। क्वांटम लेवल पर वार्म होल्स और टाइम ट्रेवल की कुछ संभावना दिखती है, लेकिन हॉकिंग मानते हैं कि प्राकृतिक नियम या लॉज ऑफ नेचर शायद खुद ही ऐसे टाइम पैराडॉक्स को रोक देते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि टाइम ट्रेवल कभी मुमकिन ना हो, या फिर अगर हो भी तो हम अपने अतीत को छू नहीं सकेंगे। तो क्या हम कभी भविष्य में जा पाएंगे? तो स्टीफन हॉकिंग ने हमेशा क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया। वो कहते हैं, जस्ट बिकॉज वी कांट डू इट नाउ डजेंट मीन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवर। मतलब हो सकता है आज टाइम ट्रेवल सिर्फ कल्पना हो, लेकिन कल विज्ञान इसे हकीकत बना दे। फिलहाल के लिए टाइम ट्रेवल एक दिमाग हिला देने वाला विचार है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम समय के कैदी हैं या इसके मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखिए अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप अतीत में कहाँ जाना चाहेंगे या भविष्य में। अध्याय 11, भौतिकी की एकता की तलाश, द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे रहस्य हैं, ग्रह, तारे, ब्लैक होल्स, क्वांटम पार्टिकल्स, टाइम ट्रेवल, लेकिन क्या आप जानते हैं सभी वैज्ञानिकों को एक सबसे बड़ा सपना है, एक ऐसी थ्योरी जो हर चीज को समझा दे। स्टीफन हॉकिंग इस अध्याय में बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को समझाने वाली एक ही थ्योरी की खोज, सभी शक्तियों को एक सूत्र में बांधना। अब तक हमने विज्ञान कई ताकतों को जाना, जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। हर ताकत का अपना नियम है, अपनी दुनिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या इन सब को एक ही भाषा में समझा जा सकता है? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक ही थ्योरी बनाने की कोशिश की थी, एक ऐसी थ्योरी जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जोड़ सके। स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि यही सपना आज भी जिंदा है। हम सब खोज रहे हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी सब कुछ समझाने वाली एक थ्योरी। हॉकिंग इस चैप्टर में बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार की, जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हम जिन चीज़ों को पार्टिकल मानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, वो असल में छोटी, बहुत ही बारीक कंपन करते हुए तारे हैं। हर तार का कंपन अलग होता है और इसी से तय होता है कि वो पार्टिकल कौन सा होगा। यानी ब्रह्मांड की सारी चीज़ें अलग अलग कंपन से बनी हैं, जैसे संगीत के सुर। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दो अलग दुनिया होती है। समस्या यहाँ आती है कि आइंस्टीन की थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स का एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जनरल रिलेटिविटी कहती है बड़ी चीज़ें कैसे चलती हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स बताती है छोटी चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ समझाना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक होल या बिग बैंग, तब ये दोनों नियम टकरा जाते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो ये दोनों दुनिया जोड़ दे, बड़ी भी और सूक्ष्म भी। एक यूनिफाइड थ्योरी हमें मदद करेगी ये समझने में कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ब्लैक होल में क्या होता है, समय का असली स्वभाव क्या है, और शायद हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। हॉकिंग मांगते हैं कि जब ये थ्योरी मिल जाएगी तो हम ब्रह्मांड को ईश्वर के मन की तरह समझ पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ने ये भी मानते हैं कि हम इस थ्योरी के बहुत करीब हैं। सुपर ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी जैसे प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल अनसुलझे हैं। क्या वार्म होल सच में है? क्या समय यात्रा मुमकिन है? क्या मल्टीवर्स मौजूद है? स्टीफन हॉकिंग हमें ये अध्याय पढ़ाते हुए यही कहते हैं कि विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है जिज्ञासा। हो सकता है हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल भी आए, और हो सकता है कि इस खोज में ही हमारी सबसे बड़ी समझ भी हो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक थ्योरी से पूरी दुनिया समझाई जा सकती है। और अब हम इस किताब के कंक्लूजन में आते हैं कि हमने क्या जाना है इस किताब में। तो दोस्तों,
अब हम इस अद्भुत यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। स्टीफन हॉकिंग की महान किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का आखिरी चैप्टर है ये कॉन्क्लूजन। इस पूरे सफ़र में हमने सीखा ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, समय क्या है, ब्लैक होल क्या करते हैं, क्वांटम दुनिया कैसे काम करती है, और अब वक्त है एक बार फिर सोचने का, हम यहाँ क्यों हैं, ब्रह्मांड का असली मकसद क्या है। स्टीफन हॉकिंग इस आखिरी अध्याय में पूरी किताब की सोच को एक लाइन में समेटते हैं कि हम ब्रह्मांड को पूरी तरह समझना चाहते हैं। उन्होंने हमें बताया ब्रह्मांड की कोई शुरुआत बिंदु था जिसे बिग बैंग कहते थे। समय एक दिशा में ही चलता है। ब्लैक होल्स पूरी तरह काले नहीं होते और हो सकता है हम इस ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांडों का हिस्सा हों। लेकिन इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्यों? ये सब क्यों है? स्टीफन हॉकिंग हमें कहते हैं कि कभी सवाल पूछना बंद मत करो। हो सकता है हमारे पास हर जवाब ना हो, पर सवाल पूछते रहना ही असली विज्ञान है। उन्होंने एक बार लिखा था, अगर हम ब्रह्मांड को पूरी तरह समझ लें तो हम इंसान होने के मायने भी समझ लेंगे और शायद हम ईश्वर के मन को पढ़ रहे होंगे। हॉकिंग इस अध्याय को एक आशावादी नोट पर ख़त्म करते हैं कि इंसान की ताकत सिर्फ मशीनें बनाने में नहीं है, बल्कि सोचने में, कल्पना करने में और खोजने में है। हमें चाहिए खुला दिमाग, जिज्ञासु दिल और कभी हार न मानने वाली सोच। तो दोस्तों, ये था स्टीफन हॉकिंग की लेजेंडरी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का पूरा सार। हमने जाना ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, समय क्या है, ब्लैक होल कैसे काम करते हैं और वो तमाम रहस्य जो आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि सोचना मत छोड़ो, सवाल पूछना मत छोड़ो और कल्पना करने से कभी मत डरना। स्टीफन हॉकिंग खुद चल नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सोच पूरी कायनात में दौड़ती थी और आप भी वही कर सकते हो। अगर जिज्ञासा है तो सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए इस किताब ने आपको क्या सिखाया, कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा दिल को छू गया। दोस्तों, आपका एक एक कमेंट में हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही कंटेंट लाने का हौसला मिलता है। तो चलिए इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं, लेकिन याद रखिए ब्रह्मांड का रहस्य जितना बाहर है उतना ही अंदर भी। तो खोज जारी रखिए, सोचते रहिए और हमेशा पूछते रहिए क्यों। मिलते हैं अगली किताब अगले सफ़र में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।